नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है वो पीछे हट चुका है और इसी तरीके से आपके कुछ एग्ज़ाम को पीछे हटा दिया गया है। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, अपनी मेहनत के साथ लगे रहिए, पूरे दिल से, पूरे जुनून से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम होंगे ज़रूर, भले ही लेट हो रहे हैं। और इतना भी शुक्र वाली बात है कि आपकी जो धांधलेबाजी किसी भी एग्ज़ाम में हो रही है वो पकड़ी जा रही है कम से कम। ये ज़रूरी है कि भाई थोड़ा लेट हो जा रहा है, लेकिन इतना हम लोग भरोसा रख सकते हैं कि शायद अब की बारी निष्पक्ष ही होंगे एग्ज़ाम जितने भी होंगे। बस आप लोग अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा और अपनी मेहनत से लगे रहिएगा। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखते हैं। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 20 बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। बस आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बस आप लोग पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे मैंने पिछली बार किया है कि हर एक ऑप्शन के बारे में मैं जो भी खास बात होगी डिटेल आपको बताता जाऊँगा। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। निम्न में संयुक्त संधि स्वर क्या है? ऑप्शन ए अ, बी आ, सी उ या डी ए। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई। देखिए संयुक्त संधि स्वर आपके 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ए, एक होता है ऐ, एक होता है ओ और एक आपका होता है औ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतधार में संधि है, ऑप्शन ए यण, बी दीर्घ, सी गुण या डी वृद्धि। तो भूतधार का अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो ये बनेगा आपका भू प्लस उद्धार। तो इसमें आपका उ प्लस उ मिलके क्या बन गया? औ उ बन गया बड़ा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका दीर्घ हो गया। तो ये इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा दीर्घ संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक शब्द तत्सम है? देखिए तत्सम तद्भव के बारे में पिछले एक दो प्रैक्टिस सेट मैंने पहले भी बताया है कि जिन भी शब्दों में अक्ष, त्र, अज्ञ, श्र या आपका अण या सलजम वाला श, इस तरीके के वर्ण आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाइए वो कौन सा आपका तत्सम शब्द है, अन्यथा वो कौन सा है आपका तद्भव शब्द है। सभी के लिए नहीं, लेकिन इन वाले जो मैंने आपको वर्ण लिखे हैं इनमें वो 100% क्या होगा? आपका तत्सम होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए परीक्षा। बाकी सभी आपके पत्ता, इसका हो जाएगा पत्र, मोती का हो जाएगा आपका मुक्ता और सत्य का हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डायरी शब्द है, ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी अंग्रेजी, सी रूसी या डी फ्रेंच। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। डायरी एक अंग्रेजी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975 या ऑप्शन डी 1875। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1975। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में। इसका अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो पड़ता है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी विनोबा भावे ने इसकी स्थापना की थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पेड़ की याद शेखर जोशी की रचना है। अब ये क्या है? ये पूछा गया। ऑप्शन ए काव्य, बी शब्द चित्र, सी कहानी या डी उपन्यास। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शब्द चित्र। इससे पिछले प्रैक्टिस सेट में भी शेखर जोशी से संबंधित एक सवाल उसमें पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन में दे रखा था आपको कि नौरंगी बीमार है, तो जिसका राइट आंसर था तो नौरंगी बीमार शेखर जोशी की एक रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सदा सय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए सद प्लस आशय, बी सतत प्लस आशय, सी सत प्लस आशय या डी सदा प्लस आशय। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत प्लस आशय। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसमें पहले वर्ग का मेल यदि आप किसी भी तीसरे, चौथे वर्ग अथवा स्वर या किसी अंतस्थ व्यंजन के साथ अगर आप कराते हो तो पहला आपका थर्ड वर्ग में बदल जाता है। इसमें त है, त होता है पहला वर्ग
और आ होता है स्वर। तो जब आप पहले का मेल स्वर से कराओगे तो इसका त का तीसरा क्या होता है, त, थ, त, थ और द, तो ये बदल जाएगा द में, तो हो जाएगा सदाशय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को कितने भागों में विभक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, तो ग्रियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को 8 भागों में विभक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से क्रिया को पहचाने। ऑप्शन नंबर ए उठ, बी पढ़, सी उठना या डी काम। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका, उठना। देखिए ये जो उठ है, पढ़ है और काम है, ये सभी हैं आपकी धातुएं। ये क्या है, सभी धातु। लेकिन आपका जो उठना है ये क्या है, आपकी क्रिया। जब धातु में आप लोग क्या लगा देते हो, धातु में आप प्लस ना प्रत्यय अगर लगा देते हो तो वो बन जाता है आपका क्रिया। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उठना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया कैसा शब्द है? ऑप्शन ए विकारी, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन नंबर ए अविकारी, बी विकारी, सी विशेषण या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संज्ञा, आपका सर्वनाम, विशेषण और आपका क्रिया, ये चारों के चारों आपके विकारी होते हैं, जबकि अव्यय आपका क्या होता है, अविकारी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए सारंग, बी नारंग, सी शारंग या डी षडंग। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सारंग, जिसमें सर्प, मेघ, हरिण और इसमें आपका कपूर, वृक्ष, समुद्र, चंद्रमा, घोड़ा, मोर, ठीक है, इस तरीके से आपका शेर, ये सभी भी क्या होते हैं, आपके सारंग के ही अनेकार्थी शब्द है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द को पहचानिए। घर, मुहा, पीताम्बर या सामाजिक। ये होम था, इसे गड़बड़ होगी, तो इसमें HOA होम है, घर है मेनली। घर, मुहा, पीताम्बर या सामाजिक। देखिए योग रूढ़ क्या होते हैं, जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, योग रूढ़ के भी उदाहरण होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर सी ही एकमात्र ऐसा है जो बहुब्रीहि शब्द का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का। दूसरा भगवानों के नाम, देवी देवताओं के नाम, ठीक है, राक्षसों के नाम सभी किस में आते हैं, आपके योग रूढ़ में आते हैं और बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीताम्बर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी सूचीपत्र, ऑप्शन सी सियार या डी परिषद। तो देखिए सहारा मिल गया, तो ये तो गया आ गया, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। सूचीपत्र खो गया है, इसका मतलब ये भी पुल्लिंग है, खो गया है, गया है। सियार, सियार ने हमला कर दिया, सियार ने हमला कर दिया, सियार भी एक क्या होता है, आपका पुल्लिंग होता है। बच्चा परिषद, परिषद नागरी परिषद जैसे आपका होता है, तो परिषद कैसा शब्द होता है कि स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो परिषद आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए राष्ट्रीयता, बी राष्ट्रीय, सी राष्ट्रीय या डी राष्ट्र। किसी भी शब्द में अगर आप लोग ता प्रत्यय लगाते हो, ठीक है, या य प्रत्यय लगाते हो तो क्या हो जाता है, आपका भाववाचक हो जाता है। लेकिन राष्ट्र में अब ऑप्शन ए और सी ऐसा लगता है कि यही आंसर हो सकता है, तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, राष्ट्रीयता। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक। देखिए गुणवाचक क्या होता है, एक विशेषण का प्रकार होता है, तो ये कोई सर्वनाम का प्रकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए च, बी क, सी अक्ष या डी ट। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्ष। देखिए अक्ष जो होता है आपका ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है। अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र,
ये आपके क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। बाकी सभी च, क और ट ये 25 वर्गीय व्यंजन में आते हैं और 25 वर्गीय व्यंजन ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सरकारी पत्र हमेशा लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए अन्य पुरुष, बी मध्य पुरुष, सी उत्तम पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल को मैं पहले भी प्रैक्टिस सेट में 3-4 प्रैक्टिस सेट में सवाल रिपीट हो चुका है। जो जिन्होंने प्रैक्टिस सेट देखे होंगे वो सभी जानते होंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अन्य पुरुष। जबकि अर्ध सरकारी पत्र में की जो शैली होती है वो मध्यम शैली और उत्तम शैली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन ए अपभ्रंश से, बी शौरसेनी, सी खस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शौरसेनी। देखिए ब्रज भाषा जो है आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं जिनमें से एक आपकी ब्रज भाषा होती है। और पश्चिमी हिंदी जो है अपभ्रंश के शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। अगर मैं बात करूँ अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं आपके? अपभ्रंश के प्रकार है आपके 6, जिनमें एक होती है शौरसेनी, ठीक है, दूसरी होती है मागधी, एक होती है अर्धमागधी, फिर होती है आपकी खस, ब्राचड़, ठीक है, और एक आपकी होती है महाराष्ट्री। तो ये टोटल मिलाकर आपके कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी के प्रकार होते हैं 5, पूर्वी हिंदी की अगर मैं बात करूँ इसके प्रकार होते हैं 3, राजस्थानी की अगर मैं बात करूँ इसके होते हैं 4, बिहारी की अगर मैं बात करूँ इसके होते हैं 3, और पहाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ी के होते हैं आपके 2। ये आपको ध्यान है। इस तरीके से 17 बोलियां टोटल होती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, सी 16 या डी 17। तो अभी मैं चर्चा कर रहा था, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये टोटल कितनी बोलियां होती हैं? 17 बोलियां होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1555, बी 1561, सी 1765 या डी 1565। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1565। देखिए 1565 में सबसे पहले जो स्थापना की थी वो की थी इनकी वल्लभाचार्य ने, वल्लभाचार्य, जिनके 4 शिष्य रहे थे। इनके ही पुत्र विट्ठलनाथ ने आगे चलकर, इनके ही पुत्र विट्ठलनाथ ने 4 और शिष्य बनाए। तो टोटल ये अष्टछाप में 4 और 4 8 हो जाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है अष्टछाप की स्थापना। तो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी और 1565 में की थी। यहीं से आपको एक बात ध्यान रखनी कि अष्टछाप का जो जहाज है, अष्टछाप का जहाज, वो कहा जाता है सूरदास को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। और ध्यान रखना कि वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के कवि थे, ठीक है, पुष्टि मार्ग के कवि थे, आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट 10 के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहे होंगे। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस आप लोग साथ में बने रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जो आपके पीछे हटे हैं, बस पीछे ही हटे होंगे ज़रूर। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को ढील दी तो मामला ख़राब हो जाएगा। मैं जानता हूँ अभी बहुत से बच्चे प्रैक्टिस में चल रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी उनकी हो रही होगी। पेपर पीछे हटने से उन्हें बहुत नुकसान हुआ होगा, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस में रहना भी एक बहुत बड़ा आपकी जो है प्रॉब्लम होती है। अब लगातार प्रैक्टिस में नहीं रह सकते। बस आप लोग हिम्मत मत हारिएगा और मेहनत से लगे रहिएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 11 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।